हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का, और उसका हम फुल एनालिसिस के साथ यह क्लास करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो भी साथी, दोस्त या मित्र यह क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो क्लास को पूरा देखे बिना स्किप किए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके लिए यह क्लास कितना हेल्पफुल है, और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो आज के क्लास की मोटिवेशन लाइन है, खुशी से संतुष्टि मिलती है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में जीता सम्मान? यानी कि हाल ही में भारत की किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में सम्मान जीता है? तो बात करते हैं, तो यह कोचीन एयरपोर्ट ने यह सम्मान जीता है। तो बात करते हैं इसके बारे में और भी। अब बात करते हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो यानी कि इसको शॉर्ट में हम CIAL कहते हैं। और बात करते हैं इसी के बारे में, यानी कि कोचीन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल को, यानी कि इसके डायरेक्टर जनरल को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसके डायरेक्टर, यानी कि एयरपोर्ट के काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वहीं बात करते हैं, सम्मान उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है तो जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की, यानी कि यात्रियों की जो राय होती है उसकी सेवा में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है, उसी को यह अवार्ड दिया जाता है। और वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद का मुख्यालय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद की मुख्यालय की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद की स्थापना की 1991 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं, अगर भारत की बात करें तो भारत में विश्व स्तर पर जो चलता है, यानी कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद चलता है। और वहीं भारत की बात करें तो अपने देश में, तो यह भारतीय विमान प्राधिकरण के, यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण के अनुसार भारत में ये सेवाएं, यानी कि हवाई अड्डे हवाई सेवाएं चलते हैं। और इसकी बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो इसका मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली है, यानी कि राजीव गांधी भवन नई दिल्ली में है। और इसी की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 1995, यानी कि 1 अप्रैल 1995 में किया गया था, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की। और वहीं बात करते हैं, और बात करते हैं इंडिगो की स्थापना की बात करते हैं 2005 में किया गया था। GMR समूह की स्थापना की बात करें तो 1978 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं एयर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 30 मार्च 1907 में किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और वहीं बात करते हैं दूसरे स्थान पर मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान की बात करें तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। और वहीं बात करते हैं, अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका विश्व में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश है, और यानी कि हवाई अड्डे वाला देश है। और वहीं बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो अभी वर्तमान में, यानी कि 8 मार्च 2021 तक का अपडेट है कि यह भारत में हवाई अड्डा जो है 34 हुआ, यानी 34 हवाई अड्डे अभी वर्तमान में इंटरनेशनल, और भी बन रहे हैं, वो सब जुड़ेंगे तो और भी बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं, और वर्तमान समय में भारत में कुल कितने घरेलू हवाई अड्डे हैं, तो घरेलू हवाई अड्डे की बात करते हैं 88 हवाई अड्डे घरेलू है। और बात करते हैं, अब बात करते हैं रैंकिंग की, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 2021 में, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 140 है। और वही बात करते हैं, यह जो जेंडर गैप इंडेक्स है वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और वही बात करते हैं, प्रथम स्थान इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। और वही बात करते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान की बात करें तो 49 है। और वहीं बात करते हैं, प्रथम स्थान स्वीडन का है, और अंतिम स्थान की बात करते हैं तो
ब्रूंडी का अंतिम स्थान है। और वहीं बात करते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, यानी कि ये जो जारी किया जाता है इकोनोमीटर इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। और वहीं बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो 2021 की, तो इसमें भारत का स्थान 142 है। और वहीं बात करते हैं अंतिम स्थान नॉर्वे, प्रथम स्थान नॉर्वे का है और अंतिम स्थान की बात करते हैं इरिट्रिया का अंतिम स्थान है। और इसको जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, यानी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह रैंकिंग जारी किया जाता है। और बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की, तो यह हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है यह इंडेक्स। और वहीं बात करते हैं भारत की स्थान 84वां है और प्रथम स्थान की बात करते हैं तो जापान है, यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करते हैं तो जापान का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। वहीं बात करते हैं अंतिम स्थान तो अफगानिस्तान का है। और बात करते हैं यानी कि 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान की बात करते हो तीसरा है और प्रथम स्थान की बात करते हो अमेरिका और अंतिम स्थान की बात करते हो केन्या। और यह जो अक्षय ऊर्जा आकर्षक सूचकांक जो है जारी किया जाता है अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो इसमें भारत के स्थान 49 है और प्रथम स्थान की बात करते हो फिनलैंड है। और बात करते हैं यह जो है इंडेक्स चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक जॉन मैकएफी का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो जॉन मैकएफी का निधन हो गया है, तो यह किस देश से संबंधित है? यानी कि यह ब्रिटेन देश से संबंधित है, यानी कि ब्रिटेन का रहने वाला था। और यह बात करते हैं मैकएफी तो एंटीवायरस यानी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस उसके संस्थापक थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं मैकएफी की, तो ब्रिटिश अमेरिकी सॉफ्टवेयर अग्रणी मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता जॉन डेविड मैकएफी का निधन हो गया है। देख सकते हैं आप डेविड जॉन मैकएफी की तस्वीर इस प्रकार है, ये डेविड जॉन मैकएफी है, आप देख सकते हैं। और इन्हीं का हाल ही में देहांत हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और यह एक यूरोपीय कंट्री है। और ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो कहलाता है, यानी कि 4 द्वीप को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, यानी कि स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड और उसके बाद वेल्स इंग्लैंड, चारों यानी कि द्वीप जो मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और वहीं अकेले की बात करते हैं ब्रिटेन, तो इंग्लैंड जो है ये देख सकते हैं, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड का मैप है और ये जो है अकेले इंग्लैंड कहलाता है और जिसकी राजधानी लंदन है। और मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग इनकी मुद्रा है। और ये चारों जैसे द्वीप मिल जाते हैं तो यह यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। आज तो हद हो गई भाई साहब, आज तो हद हो गई। भंडारे में 2 घंटे बैठा रहा, पूरी भी नहीं मिली और चप्पल भी चोरी हो गई, पूरी भी नहीं मिली और चप्पल भी चोरी हो गई। हाय लगेगी मेरी तुमको, मतलब हाई लगेगी चप्पल चोरने वाले की मेरी तुमको। तो चलिए तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। आज तो हद हो गई, भंडारे में 2 घंटे बैठा रहा, पूरी भी नहीं मिली और चप्पल भी चोरी हो गया। हाय लगेगी मेरी तुमको चप्पल चुराने वाले को। तो भाई साहब जिसने भी चप्पल चुराए हैं तो आप कृपया वापस कर दें, नहीं तो इनकी हाय लग जाएगी। तो चलिए तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में किसने अपनी किताब इट्स अ वंडरफुल लाइफ का विमोचन किया है? यानी कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक यानी किताब इट्स अ वंडरफुल लाइफ का विमोचन किया है? तो बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह विमोचन किया गया और इन्हीं का यह पुस्तक है। और बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में, यह बहुत ही फेमस यानी कि फेमस लेखककार हैं जो इनके पुस्तक के बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही पूछे जा सकते हैं। रस्किन बॉन्ड के अक्सर चर्चा में रहते हैं और इनका बुक के बारे में किसी यानी कि कोई ना कोई बुक के बारे में पूछ ही लिए जाते हैं। तो बात करते हैं और भी इनके बुक के बारे में। अब बात करते हैं पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में। तो भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड यानी कि भारतीय मूल के ब्रिटिश
लेखक रस्किन बॉन्ड ने एलएफ बुक कंपनी यानी कि एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक की नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एक अवधारणात्मक उत्थान गहराई से चलती है और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई है। अब वही बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, तो उसे यानी कि पूछे जा सकते हैं तो रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि रस्किन बॉन्ड को पूछे जा सकते हैं क्या पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया है, तो हाँ, इसको पद्मश्री और पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। और वहीं बात करते हैं उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ यानी कि रूम ऑफ द रूफ इनका पहला उपन्यास था। और बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, तो ये देख सकते हैं इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ये इनकी पुस्तक है जो नई पुस्तक अभी फिलहाल में लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं वहीं अभिनेता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है। यानी कि अभिनेता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है। और वहीं बात करते हैं हर्षवर्धन ने माई जॉर्ज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। हाल ही में ये भी पुस्तक का विमोचन किया गया। और वहीं बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की पुस्तक की, तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक की बात करते हैं द ब्लू अम्ब्रेला यानी द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की पुस्तक की, तो महारानी ईवी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और ए फेस इन द डार्क ये भी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और इसी प्रकार रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी पुस्तक हैं। तो रैन इन द माउंटेन ये भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है। द ट्री लवर ये भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है। द नाइट ट्रेन एट डिओली ये भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं रस्टी भी यानी कि रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स ये भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है। द चेरी ट्री यह भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं और भी पुस्तक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और यह पूछे भी जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह मतलब एग्जाम में जो है अक्सर यानी कि जो वीवीआई क्वेश्चन है ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे, यह सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। इसके बारे में तो ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन छपने ही वाले हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। ट्रू क्लाउड गिलक्रिस्ट की यह पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं मोह कहाँ विश्राम, तो अर्जुन सिंह की यह पुस्तक है मोह कहाँ विश्राम, यह अर्जुन सिंह की पुस्तक है। और बात करते हैं पैक्स इंडिया की, तो पैक्स इंडिया की पुस्तक जो है यह शशि थरूर की पुस्तक है पैक्स इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में कर्नम मल्लेश्वरी किस खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनी, यानी किस खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनी है, तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बने हैं। और बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। और यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है। और विधानसभा सीटों की बात करते हो 70 और लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 यहाँ पे है। और वहीं बात करते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित यूटी है, जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि दिल्ली का ही है। और राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। और सबसे कम की बात करें तो राज्यों में तो अरुणाचल प्रदेश का है। अब बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। बात करते हैं कर्नम मल्लेश्वरी की, तो दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलन यानी कि कर्नम मल्लेश्वरी की बात करें तो यह किस खेल से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से कर्नम मल्लेश्वरी संबंधित है। और वहीं बात करते हैं इसको कर्नम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्ति यानी पहली महिला कुलपति, ये एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दिल्ली की यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला खेल कुलपति नियुक्त किया गया है यानी कर्नम मल्लेश्वरी, यह एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं वहीं कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन महिला बनी यानी कि है पहली ओलंपिक में पदक विजेता यानी कि जीतने वाली पहली भारोत्तोलन महिला है। और वहीं बात करते हैं उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 110
किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा है, उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं। और बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से दिया जाता है और इसकी राशि अब जो है 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और यही बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अभी वर्तमान में इसकी भी राशि बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की तो 1961 में किया गया था। और बात करते हैं अभी यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी की। यह कर्णम मल्लेश्वरी को आप देख सकते हैं, यह है कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन से संबंधित है। और ये इसका अभी वर्तमान में ये फोटो है। और ये भारोत्तोलन जिस समय यह ओलंपिक में भाग लिया करते थे खेल में, ये उस समय का फोटो है इसका, तो देख सकते हैं। और बात करते हैं और अब वही बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको किनको मिला है, तो आप बता सकते हैं या किसको किसको मिला है। तो चलिए इसको जानते हैं। हम देख सकते हैं 2020 में जो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है, तो रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, इसे भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मिल चुका है। वहीं बात करते हैं मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। और वहीं बात करते हैं मरियप्पन टी थंगावेलु जो इसको भी पैरा एथलेटिक है, जो इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और विनेश फोगाट जो रेसलिंग से संबंधित है। और वहीं बात करते हैं रानी रामपाल जो हॉकी के अभी वर्तमान में कप्तान चुने गए हैं, तो इन्हें भी 2020 में इन पांचों को यह खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करते हैं कि 2020 में इस तीनों को यानी कि रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और वहीं बात करते हैं कि पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है और साक्षी मलिक जो कुश्ती से यानी कि रेसलिंग से संबंधित है। और वहीं बात करते हैं दीपा कर्मकार जो जिम्नास्टिक से संबंधित है। इन तीनों की बात करते हैं 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो किस देश के द्वारा 9 एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो यानी कि बात करते हैं किस देश के द्वारा 9 नंबर के एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन मेजबानी की जाएगी। तो यह बात करते हैं भारत के द्वारा यह यानी 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। अब बात करते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोगो है और इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा किया जाएगा। और बात करते हैं यह इसके बारे में, तो यह बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की। तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की है कि भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए सहमत हो गया है, यानी कि यह सहमत हो गया और यही भारत के द्वारा ही मेज़बानी किया जाएगा। और वहीं बात करते हैं 9वें नंबर एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा, यानी कि यह जो है 2022 में आयोजित किया जाएगा और यह भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और वहीं बात करते हैं इस सम्मेलन की तारीखों की घोषणा के बाद में की जाएगी। और 2018 में के दौरान अबू धाबी में पिछली बैठक हुई थी, यानी कि जो बात करते हैं इससे पहले जो अबू धाबी में इसकी बैठक हुआ था, यानी कि अबू धाबी यानी कि यूएई के द्वारा होस्ट किया गया था 2018 का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच यानी कि मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2018 का यूएई के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं इसके बारे में। और तो इसका उद्देश्य यही है कि स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा को और भी ज़्यादा डेवलप करना, स्वच्छ ईंधन को डेवलप करना जो कि प्रदूषण रहित हो। और वहीं बात करते हैं इस ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का मेजबान बनने का भारत का निर्णय आईईएफ के महासचिव जोसेफ मैकमोनिगल और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच एक वर्चुअल बैठक के बाद, यानी कि बात करते हैं आईईएफ की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच हो जाता है इसका फुल फॉर्म। और वहीं बात करते हैं इसी के जो महासचिव है जोसेफ मैकमोनिगल और धर्मेंद्र यानी कि तेल प्रधानमंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत की अभी वर्तमान में है, उन्हीं के बीच जो है वर्चुअल बैठक के बाद इसका सम्मेलन की मेज़बानी करने की इसको के रास्ता साफ हो गया है। और वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के जो है अभी वर्तमान में 71 सदस्य देश हैं, 71 कंट्री मेंबर है। और वहीं बात करते हैं इस देशों के साथ यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच 71 देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है। और जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% हिस्सा है, यानी कि वैश्विक जो यानी कि विश्व का जो है
90% अकेले ऊर्जा बाजार ये यानी कि 71 कंट्री के द्वारा किया जाता है। यानी कि विश्व में जो है अकेले 90% ऊर्जा इसी के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और वहीं बात करते हैं, यह एक सतत समावेशी भविष्य के लिए संक्रमण में ऊर्जा सुरक्षा, बाजार स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा वार्ता आयोजित किया जाता है। यानी कि यह जो है मेंबरशिप यानी कि जो बैठक किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के द्वारा, तो भविष्य में ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है, बचाना है और कैसे स्वच्छ ईंधन को उत्पादन करना है, यानी कि संक्रमण में ऊर्जा सुरक्षा और बाजार स्थिरता और आगे पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यह जो है सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अब वही बात करते हैं, हाल ही में आईआईटी बम्बई ने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है और पीएम मोदी ने पेरिस में विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअल संबोधित किया है। यानी कि विवाटेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया है हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन है, किस देश ने तैराकी के लिए मैकियोन ने तोड़ा 100 मीटर का बेस्ट स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड। यानी कि किस देश के तैराक केली मैकियोन ने तोड़ा है 100 मीटर का बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी 100 मीटर का जो है विश्व रिकॉर्ड बैक स्ट्रोक का तोड़ दिया है। और वहीं बात करते हैं केली मैकियोन किस देश से संबंधित है, तो वहीं बात करते हैं यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में से संबंधित है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के तैराक केली मैकियोन ने 2019 में अमेरिकी रेगन स्मिथ द्वारा निर्धारित 57.57 सेकेंड यानी कि 57.57 सेकेंड के पिछले निशान से 57.45 सेकेंड के समय के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई इक्वाटिक सेंटर में 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं बात करते हैं अपने चौथे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एमिली सीबॉम 58.59 में यानी कि 58.59 में दूसरे स्थान पर रही है। और बात करते हैं यह दूसरे स्थान पर रही है। और ये जो बात करते हैं केली मैकियोन जो है यह पहले स्थान पर रही है। और बात करते हैं केली मैकियोन की, तो आप देख सकते हैं केली मैकियोन जो क्वालिफाई करने के बाद कितना खुशी जता रही है। यह जो है आप सोचते होंगे कि नहा रहे हैं, ये नहा नहीं रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, तैराकी करने के बाद खुशी से गले मिल रहे हैं। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। यानी कि बात करते हैं और भी न्यूजीलैंड ने हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीतने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। और वहीं बात करते हैं रोनी रामपाल और मनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी के टीम के कप्तान बनाया गया। यानी कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को और भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनाया गया है रोनी रामपाल को। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं किस स्पेस एजेंसी ने NOAA के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय परियोजना को संयुक्त राष्ट्र निकाय का समर्थन किया है। तो यह किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है, तो बात करते हैं इसरो के द्वारा किया गया है। और इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं 1969 में किया गया था। और बात करते हैं जाक्सा स्पेस एक्स जो कंपनी है, यानी जाक्सा जो है स्पेस, यह जापान की है स्पेस एजेंसी है। और वहीं बात करते हैं स्पेस एक्स या एलोन मस्क की कंपनी है, यह एक अमेरिकी कंपनी है। और वहीं बात करें यूरोपीय स्पेस एजेंसी या यूरोपीय कंट्री यानी कि यूरोपीय देश की यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। और वहीं बात करते हैं, अगर आप सोचते होंगे कि NOAA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह इसका पूर्ण रूप की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन होता है। यानी कि नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और वही बात करें संयुक्त राष्ट्र निकाय ने एक बहुराष्ट्रीय परियोजना का समर्थन किया है, जिसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समिति, तटीय अवलोकन अनुप्रयोग सेवाएं और उपकरण कहा जाता है। और अमेरिका ने इसरो और NOAA कार्यक्रम का सह नेतृत्व कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि भूमि यानी कि उपग्रह और भूमि आधारित अवलोकन के आधार पर तटीय डेटा की सटीकता में सुधार करना। यानी कि जो भी
तटिया देता है और पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं उसका सटीक से पिक्चर लेना और उसके बारे में सटीक जानकारी लेना। और इसकी पायलट परियोजना महासागरीय दशक की पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट यानी कि 17 सतत विकास लक्ष्यों में से कई को पूरा करने के लिए पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में विशिष्ट रूप से सक्षम है। और इससे यह पृथ्वी पर के जितने भी यानी कि तटीय है, पृथ्वी पर के जितने भी चीज़ें हैं उसको यह सटीक से दिखाई पड़ जाएंगे और सटीक से उसके बारे में जानकारी लेने में बहुत ही सक्षम होंगे। अब वही बात करते हैं यूरोपीय एजेंसी यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। यानी कि यह क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन सा एजेंसी है? जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। अब वही बात करते हैं IIT रोपर ने बनाया भारत का पहला बिजली मुक्त CPACP उपकरण जीवन वायु यानी कि जीवन वायु के बारे का उपकरण जो CPAP उपकरण जो बनाया गया है IIT रोपर के द्वारा बनाया गया है जो बिजली मुक्त होगा। और वही बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने उड़ीसा के तट से सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका क्या नाम है? तो इस मिसाइल का क्या नाम है? तो हाल ही में भारत ने उड़ीसा के तट पर किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वही बात करते हैं, तो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा DRDO के ने 24 जून 2021 को उड़ीसा के बालासोर के चंदीपुर से एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। तो वहीं बात करते हैं अब DRDO की। तो DRDO की स्थापना की बात करें तो 1958 में हुआ था। और वहीं बात करते हैं नासा की स्थापना भी 1958 में किया गया था। अब वही बात करते हैं निर्भय के बारे में। तो निर्भय की जो है सफल परीक्षण जो है यानी मिसाइल की 8वीं परीक्षण यह माने की बात करते हैं, यानी कि निर्भय की जो है यह 8वीं सफल परीक्षण था, 8वीं परीक्षण था। और वही बात करते हैं निर्भय की पहली टेस्ट जो किया गया था परीक्षण, तो 12 मार्च 2013 को यह पहला इसका परीक्षण किया गया था। वहीं बात करते हैं इस मिसाइल की खासियत के बारे में। तो क्या खासियत है? तो निर्भय के बारे में बात करते हैं, यह एक लंबी दूरी यानी कि हर मौसम में सबसोनिक क्रूज मिसाइल काम करेंगे जो कि DRDO द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। और वहीं बात करते हैं मिसाइल को कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इसमें परमाणु हथियार भी ले जाने में यह सक्षम है, यानी कि इसको हवा जल थल कहीं से भी यह लॉन्च कर सकते हैं। और निर्भय की बात करते हैं तो 2 चरण वाली मिसाइल है और एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेज सकती है। और वहीं बात करते हैं मिसाइल की लंबाई जो 6 मीटर, चौड़ाई 0.52 मीटर, पंखों का फैलाव की बात करें तो 2.7 मीटर और वजन की बात करें तो 1500 किलोग्राम इसका वजन है। और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसका वजन जितना है उतना ही मारक क्षमता ही इसका है। आप देख सकते हैं यह निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी भी मौसम में यानी कि कहीं से भी इसको दाग सकते हैं, यानी कि इसको छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 32 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो यह मिजोरम राज्य के लिए किया गया है। और बात करते हैं भारत अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने में माहिर है और अक्सर यह लोन लेते रहते हैं, कभी ADB से लेते हैं, कभी यानी कि कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं और कभी बात करते हैं तो यह विश्व बैंक से लेते हैं, कभी IMF से भी लेते हैं। तो लोन लेने में भाई साहब ये भारत बहुत माहिर है, इसे कुछ चाहिए ना चाहिए लेकिन लोन तो बहुत ही ज़रूरी है, लोन इसको चाहिए ही चाहिए। तो बात करते हैं अब इसके बारे में और भी। अब बात करते हैं मिजोरम सरकार के साथ। भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली यानी कि मिजोरम के स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ परियोजना यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन डॉलर की उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न
एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।